हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। दोस्तों मेरा नाम सुशील कुमार है और मैं आपको पढ़ाऊंगा इस वीडियो में प्रकाश दोस्तों क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर यूपी बोर्ड से। और मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 10th का साइंस आज से। आज ये पहला चैप्टर है जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। प्रकाश बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको मन लगा के पढ़िए। आप लोगों ने अभी तक अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रेगुलरली मिलने वाला हर एक वीडियो क्लास 10th का 2 से 3 महीने का हमारे पास टाइम बच रहा है एग्जाम तक का, तब तक हम पूरा कवर कर लेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने लिखा है प्रकाश का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि आखिर में प्रकाश होता क्या है। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि प्रकाश हमारे लाइफ का एक हिस्सा है। प्रकाश के बिना क्या हम कुछ हैं, क्या हम कुछ भी देख पाएंगे? अगर सपोज कल्पना कीजिए, एक बार इमेजिन कीजिए कि इस पृथ्वी पर अगर प्रकाश नहीं होता तो क्या कुछ भी हो पाता? कुछ भी मुमकिन था? नहीं था। बड़ी दिक्कत, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है आपको। प्रकाश हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जैसे अगर प्रकाश ना रहे तो हम एक अंधे की बात ही हैं, और अंधों की लाइफ तो जानते ही होंगे कितनी दिक्कतें होती है। वो तो कोई अंधा है तो उससे पूछिए कि क्या दिक्कतें होती है। ठीक है, तो आते हैं प्रकाश पर। प्रकाश के अगर डेफिनेशन की बात करें तो प्रकाश को हम ऐसे कह सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। लेकिन क्या आप प्रकाश को खुद देख पाएंगे? प्रकाश खुद नहीं दिखता। देखिए विकिरण ऊर्जा अगर हम टॉपिक उठाएं तो बहुत ही लंबा टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस करना मतलब एक पूरा चैप्टर लेके चलना हो जाएगा। बस विकिरण ऊर्जा होता है ये जानिए प्रकाश में। तो क्या होता है, कुछ विकिरण ऊर्जा होते हैं जिन्हें हम देख पाते हैं, लेकिन कुछ विकिरण ऊर्जा होता है जिन्हें हम नहीं देख पाते। प्रकाश उसी तरह की कुछ विकिरण ऊर्जा निकालता है जिसे हम देख तो नहीं पाते, लेकिन जिसकी सहायता से हम कोई वस्तु जरूर देख पाते हैं। दोस्तों अगर प्रकाश की मैं बात करूं तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ जो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम की होती है। ठीक है, और प्रकाश की चाल की अगर हम बात करें तो प्रकाश की चाल जो वैक्यूम में होती है, वैक्यूम मतलब जहाँ पे कुछ भी हवा नहीं होता, जहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं, एकदम वैक्यूम है, कुछ भी किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल नहीं है, वहाँ पे उसकी चाल क्या होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए अब आते हैं प्रकाश का बहुत ही पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रकाश में हम पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है, आप लोगों को मन लगा के पढ़िएगा। चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन होता कैसे है। चलिए ये आप इमेज देख रहे होंगे, देखिए इसमें मैंने किया क्या है, ये एक इमेज है, ये पे फिर क्या है, ये है आपका एक समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण है ये, इसको हम कह सकते हैं प्लेन मिरर। समतल दर्पण वही जिसमें आप लोग अपनी शक्ल देखते हैं, वही वाली। ठीक है, ये प्लेन मिरर हो गया। ठीक है, ये प्लेन मिरर के दो छोर हैं जिनको हम कह सकते हैं, 2 पॉइंट हैं, M1 और M2 ले लिया। ठीक है, एक तरह से ये प्लेन पॉलिश्ड है और दूसरी तरफ से ये परावर्तक तल है, मतलब चमकदार है, जिससे मतलब लाइट अगर आए तो फिर हमारे मतलब परावर्तित होकर हमारी तरफ आ सके, एक तरह का है। तो परावर्तन एक्चुअल में होता क्या है, देखिए होता कैसे है। जब हम सपोज मानिए जब आप शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं, समतल दर्पण है मान लीजिए, शक्ल देखते हैं तो आपकी शक्ल कैसे दिखती है, कैसे दिखती है? एक्चुअल में दिखती ऐसे है कि जब प्रकाश की किरण जब आपके चेहरे पर आती है, चेहरे पर से शीशे में पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक आती है, इस वजह से आप उसको देख पाते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। परावर्तन में यही पढ़ेंगे कि टकरा कर वापस जाना, यही होता है परावर्तन अगर हम एक साधारण भाषा में जाने तो देखिए ये मान लीजिए एक प्रकाश की किरण है जो आ रही है, कहीं से हमने डाला, सपोज मान लीजिए एक बैटरी है जिससे हमने शीशे पर डाला। तो जब एक प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर पर जैसे ही बिंदु यहाँ पे आके टकराएगी, टकराने के पश्चात एक निश्चित दिशा में वापस चली जाएगी, इसका अधिकांश भाग वापस चला जाता है। इसी क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बस आपको इसके आगे कुछ नहीं लिखना। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है तो आपको केवल इतना लिखना है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक निश्चित दिशा में आकर एक मिरर से टकराने के पश्चात एक निश्चित दिशा में चली जाती है, इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन करते हैं। सिंपल, कुछ भी नहीं कह सकते इसके बाद। बहुत ही इजी है, आसान है और बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है इसका। तो अब ये जा रही है तो इनका भी तो कुछ नाम होगा, चलिए जान लेते हैं। जैसे अगर हम इसको देखें, जो हमारी किरण आती है, ठीक है, जो किरण आती है इसको हम हिंदी में कहते हैं आपतित किरण बोलेंगे इसको। ठीक है, और जब आने के बाद इस बिंदु पर टकराती है, इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। ठीक है दोस्तों, ये आपतन बिंदु है। टकराने के पश्चात एक निश्चित दिशा में जा भी रही है
भाई जा रही है तो इसका भी कुछ नाम होगा। इस किरण का नाम है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। इस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। जिस बिंदु पर टकराए उसको आपतन बिंदु, टकराने के पश्चात एक निश्चित दिशा में गई जिसको हम परावर्तित किरण कह दिए, ठीक है। अच्छा, इनके बीच अब देखिए हम क्या करते हैं कि प्लेन मिरर जो है इसके लंबवत हम एक बीच में एक रेखा खींच देते हैं जिसको हम अभिलंब के नाम से जानते हैं। अब इसको क्यों खींचा हमने, इसका भी इम्पोर्टेंस है, तभी हमने खींचा, ठीक है। अभिलंब होता क्या है, अभिलंब एक्चुअल में हमारी सहायता क्या करता है, सहायता ये करता है जो हमारा कोण बन रहा है, अगर ये कोण बनता है यहाँ पे R बनता है और यहाँ पे I बनता है। I क्या है भाई, तो जो हमारा I है वो क्या है, इंसिडेंस हो रहा है ना, इंसिडेंस, इसको हम कहते हैं हिंदी में ना इंसिडेंट रे, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे इंग्लिश में, सॉरी इंग्लिश में, हिंदी में नहीं, इंसिडेंट रे कहते हैं। और इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, ठीक है। उसी प्रकार हम इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। यहाँ पे किरण हमारी आके क्या हो रही है, गिर रही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे किरण आके गिर रही है और निकल रही है। उसी तरह से जो हमारा एंगल आई है ना, जो हमारा एंगल आई है उसका भी कुछ नाम है। देखिए आई मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि ये इससे मिलता जुलता है। आई का मतलब हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो हमारा कोण बन रहा है, आपतन कोण जिसको हिंदी में कहते हैं, इसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आपतन कोण के बाद जो रिफ्लेक्टेड होके इसके और अभिलंब के बीच बनेगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर एंगल, हाँ इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिंपली आप नोट कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये टॉपिक, इनका नाम जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसी चीज़ के आधार पे आपको क्वेश्चन समझ आने वाले हैं, तो नाम को जानना बहुत ज़रूरी है। पहला हमारा है आपतित किरण। आपतित किरण क्या होती है मैंने बता दिया आपको, जब कोई किरण आती है प्लेन मिरर पे पड़ती है, आने वाली किरण को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे, रे मतलब होता है किरण, ठीक है, इंसिडेंट रे इसको बोलते हैं। दूसरी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब इस किरण को क्या कहते हैं भाई, रिफ्लेक्टेड रे। जिस तरह से परावर्तन को रिफ्लेक्शन बोलते हैं उसी तरह से परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। दूसरा तीसरा क्या है, तीसरा आपका है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक, आपतन बिंदु। अब दो चीज़ें बच रही हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो इसको हम कहते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है। आपतन कोण क्या हो गया भाई, इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये आपका आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है आपका परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दो चीज हो गई। अब आपसे कोई पूछे कि परावर्तन कोण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, तो कैसे बताएंगे। एक चीज और छूट रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये अभिलंब, इसके बिना कुछ होने ही वाला नहीं है, तो इसको जानना बहुत ही जरूरी। अभिलंब, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। अभिलंब क्यों बोलते हैं इसको, ये तल के लंबवत होता है। तल हमारा क्या है, ये हमारा जो प्लेन है वही तल है, इसके लंबवत एक रेखा खींच दी जिसको हमने नाम दे दिया अभिलंब। ये सहायता क्या करता है, सहायता करता है हमारा जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल जो कोण बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बन रहा है, इनको मेजर करने में सहायता करता है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि परावर्तन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं हमेशा, हर केस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों ये टोटल पूरा था एक का कॉन्सेप्ट कि कैसे परावर्तन होता है किसी समतल दर्पण पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा, ठीक है। मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, यहाँ पे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला टॉपिक समझाता हूँ, अगला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है उसको समझेंगे, नोट कर लीजिए आप।
दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के केवल दो ही नियम हैं। अगर आप इन दोनों नियमों को अच्छे से समझ गए तो परावर्तन आप समझ गए, काफ़ी हिस्सा आप समझ गए। बस यहाँ पे है कि हम प्लेन मिरर पे अभी देख रहे हैं, इसके बाद से हम देखने वाले हैं गोलीय दर्पण पे, जिसमें हम उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दोनों पर देखेंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर पे देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं नियम क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है, केवल दो ही नियम लिखे हैं। पहला लिखा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम ये है, याद करना बहुत ही जरूरी है, इसमें 2 नंबर 1 नंबर का सवाल बन जाता है। जैसे आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये क्या है अभिलंब। ये जो अभिलंब है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों क्या है एक ही तल में है। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। मैंने अभी आपको बताया हमेशा जो आई होगा आर के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैंने ये क्या है आपतन कोण और ये क्या है परावर्तन कोण, दोनों कोण बराबर है। ठीक है, देखिए मैंने लिख दिया है कोण आई बराबर कोण आर। यहाँ पे आपतन कोण और एंगल ऑफ इंसिडेंस, परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो अगर आपको कभी मान लीजिए किसी सवाल में आपतन कोण का मान दे दिया गया है, ठीक है, और पूछा जाए परावर्तन कोण क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे? भाई हम नियम जानते हैं कि आपतन कोण जितना है उतना परावर्तन कोण होता है, तो हम कह देंगे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन एक अलग केस और बन सकता है आपसे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। हालांकि उम्मीद नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, लेकिन अगर पूछ लेता है इन केस तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इस फिगर को ध्यान से देखिए आप। अगर इसमें देखिए तो ये क्या है हमारा अभिलंब है जो कि इस तल के लंबवत है। हो सकता है ये वाला एंगल आपको दे दे, ये वाला एंगल आपको दे दे और पूछ दे परावर्तन कोण का मान बताइए। फिर तो भाई ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर हो सकता है, लेकिन इसके बराबर थोड़ी होगा, तो हम नहीं बता पाएंगे। बताएंगे कैसे? अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा जो पूरा एंगल है ये वाला, ये पूरा एंगल कितना है भाई 90 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री में से 60 माइनस कर दें तो क्या हमारा निकल के आ गया 30 डिग्री। 30 डिग्री आ गया। ये क्या है हमारा, हमने क्या निकाला, ये वाला निकाला आर। जब भाई आर निकल गया तो आई हमारा सिंपल है, आई तो हमारा बराबर होता है ये, तो हम लिख देंगे एंगल आई बराबर 30 डिग्री। ये सिंपल से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। सो आगे बढ़ेंगे और आगे जानेंगे गोलीय दर्पण के क्या क्या नियम होते हैं, गोलीय दर्पण से परावर्तन कैसे होता है। उसके पहले हम कई सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। चलिए अब हम जानते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है और किसको हम कहते हैं। दोस्तों देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको। प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब 2 तरह के होते हैं। पहला वास्तविक होगा, दूसरा आभासी होगा, जिसे हम रियल इमेज या फिर वर्चुअल इमेज कहेंगे। अब रियल इमेज क्या होगा दोस्तों? रियल इमेज वो हुआ जिसे हम पर्दे पे ले सके, और वर्चुअल वो हुआ जिसे हम ले ना सके, जिसको हम केवल आभास कर सकें। दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब, क्योंकि इसको केवल आभास किया जा सकता है। वास्तविक मतलब जिसे हम वास्तविकता में देख सकते हैं, यहाँ प्रतिबिंब यहाँ पे बन रही है, और आभासी मतलब जो प्रतिबिंब बनती हुई प्रतीत हो, उसको हम क्या कहेंगे, आभासी कहेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा लगे कि प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, जैसे अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 फिगर बनाए, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो रहा है, जब किरण टकरा रही है तो एक दिशा में आ रही है, ऐसे आ रही है, आकर के एक बिंदु पर मिल रही है। ठीक है, जहां मिल रही है वही वो पॉइंट होगा जहां पर इमेज बनेगी, जहां पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या हम कह सकते हैं, हम इस हिसाब से कह सकते हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरणें एक निश्चित दिशा से जा करके दर्पण से टकराने के पश्चात किसी एक बिंदु पर मिलते हैं या फिर एक दूसरे को काटती हैं, वही पॉइंट क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है। वही पॉइंट हमारा इमेज कहलाता है। मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब, अगर मिलती हुई प्रतीत होती है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसको हम कहेंगे इमेजनरी या फिर वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज, इसको क्या कहेंगे, इस इमेज को कहेंगे वर्चुअल इमेज या फिर आभासी, क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, इसको हम वर्चुअल इमेज या फिर आभासी प्रतिबिंब। इसी तरह इस वाले पॉइंट को हम इसको क्या कह सकते हैं कि रियल इमेज या फिर वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, ये कह सकते हैं हम इसको। अच्छा, अब आप सोच रहे हैं अब तक तो सर ने सीधे प्लेन पे पढ़ाया था, अब ये क्या है गोल सा, यहाँ पे देख रहे हैं मैंने गोला बनाया हुआ है इसी को समझाने के लिए कि ये है क्या। आपको मैंने अभी बताया कि हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। गोलीय दर्पण, जो दर्पण गोल हो। अब इसमें भी 2 तरह के दर्पण होते हैं, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण।
दोनों को हम जानेंगे आखिर बनते कैसे हैं। मान लीजिए आपके पास एक गोल सा कोई शीशा दे दिया गया, ठीक है, गोल है, उसको आप दो भागों में काट दीजिए। काट दिया आपने, ठीक है। काटने के बाद एक भाग को आप बाहर से पेंट कर दीजिए, ठीक है, एक भाग को आप बाहर से पेंट कर दीजिए और एक भाग को अंदर से, ठीक है। मान लीजिए हमने काट दिया, इतना इतना काट दिया, ठीक है, मान लीजिए इतना मैंने हटा दिया, एक भाग को अंदर से क्या किया हमने, पेंट कर दिया, ठीक है। तो जिसका भाग उभरा हुआ है, जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ है, जैसे ये देख सकते हैं उभरा हुआ परावर्तक तल है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण या फिर कॉन्वेक्स, या फिर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और जो भाग हमारा दबा हुआ है, देखिए अंदर की तरफ है ना, दबा हुआ है ना, इसको हम कहेंगे अवतल। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण या फिर कॉनकेव मिरर। क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर। तो ये हो गए हमारे दो तरह के दर्पण। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कौन सा होगा, आप देख सकते हैं इसका भाग क्या है, इसका भाग हमारा क्या है, दबा हुआ है, दबा हुआ है ना, तो इसको हम कहेंगे अवतल दर्पण। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दबे हुए भाग को पेंट किया हुआ है, उभरा हुआ भाग, उभरे हुए भाग से परावर्तन हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक। तो बच्चों, अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में और क्या क्या चीजें होती हैं जो हमें जानना जरूरी है। तो देखिए, इसको ध्यान से देखिए, मैंने दो इमेज बनाए हैं। कौन कौन से दर्पण है आप देख के पहचान लीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखिए मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि अगर तल दबा हुआ है, अगर दबा हुआ तल से, दबे हुए तल से परावर्तन होता है, तो उस तरह के दर्पण को हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। उसी के जस्ट विपरीत अगर उभरे हुए तल से परावर्तन होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण या फिर कॉन्वेक्स लेंस। इसको कॉनकेव मिरर, सॉरी लेंस नहीं मिरर कहते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। आगे चल के हम लेंस भी पढ़ने वाले हैं। सो ये बेसिकली फिगर है जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या है। चलिए अब देखते हैं इसमें और क्या चीज होती है। जैसे अगर हम देखें इसके ध्यान से इसको, तो इस पॉइंट को आप देख रहे हैं, यहां से मैंने एक लाइन खींच दी। इस पॉइंट को हम अगर P नाम दें तो इसको कहते हैं पोल। पोल मतलब ध्रुव, इसका नाम है ध्रुव, इसको पोल के नाम से जानते हैं। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या होती है, जहां भी पॉइंट मिल रहा है ना, ये जो पॉइंट है, अभी इसको मत समझिए, अभी एक चीज सोचिए आप। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो वृत्त है, ठीक है, मैंने इसको काट दिया था दो भागों में, बोला था एक को अंदर से पेंट कर दीजिए, ठीक है, एक को बाहर से पेंट कर दीजिए, ठीक है, दोनों दर्पण आपके निकल के चले आएंगे। तो होता क्या है आप देखेंगे, तो अगर हम वृत्त का सेंटर देखें तो ये कोई सेंटर होगा, ठीक। तो हम देखें अगर, तो यहां से यहां तक का भाग, जैसे मान लीजिए अगर हम इसको उठा के रखें, तो मान लीजिए मैंने यहां से यहां तक, मान लीजिए ये वाला इसका सेंटर था, वृत्त का अगर सेंटर देखें तो ये वाला सेंटर था, ठीक है, ये सेंटर, इसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र। इस सेंटर को कहते हैं वक्रता केंद्र। अब एक बात बताइए, ये क्या होता है, ये आप जानते होंगे, ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं वृत्त का व्यास। अगर हम इधर खींच दें, इधर खींच दें, अगर सेंटर से गुजर रहा है तो वो क्या होता है, वृत्त का व्यास होता है। और हम जानते हैं भाई, हम जानते हैं d इक्वल टू 2r, r इक्वल टू d बाई 2, r इक्वल टू d बाई 2। अब सोचेंगे r क्या है, उम्मीद है आप लोगों को पता होगा, त्रिज्या, जिसको हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ये वृत्त की त्रिज्या है। उसी तरह से यहाँ पे ये जो है क्या है, वक्रता त्रिज्या। हम लेंस के दर्पण के टर्म में बात कर रहे हैं, इसको वक्रता त्रिज्या नाम दे दिया जाता है। अब वक्रता त्रिज्या बोलते हैं किसको, देखिए मैंने केंद्र की बात की थी, वक्रता केंद्र, इस पॉइंट को वक्रता केंद्र कहते हैं। लेकिन इस पॉइंट से इस पोल की दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। अगर मैं इसको C माना हूं और ये P है, तो जो हमारा CP होगा वो क्या होगा, वक्रता त्रिज्या होगा। क्या होगा, वक्रता त्रिज्या होगा। अब ये पॉइंट क्या है दोस्तों, इस पॉइंट को, ये जो रेखाएं आ रही है प्रकाश की, हम मानते हैं कि ये रेखाएं अनंत से आ रही हैं। जब भी रेखाएं अनंत से आती हैं और अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को हम कहते हैं फोकस, ठीक है, उस बिंदु को हम कहते हैं फोकस, मुख्य फोकस। तो भैया अगर हम इसको ले लें तो हम F को क्या कहेंगे, मुख्य
एफ को कहेंगे मुख्य फोकस। एफ क्या है हमारा? मुख्य फोकस। अच्छा, अब ये मुख्य फोकस हो गया। अब क्या बचा? अब देखिए मुख्य फोकस तो हो गया, अब एक चीज और बच जाती है, एफ पी। ये क्या है भाई? जब ये हमारा मुख्य फोकस है, ये हमारा मुख्य ध्रुव है, इसके बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे इसको। ठीक है, ये चीज हो गई। अब एक चीज और है जो आपको याद रखने की जरूरत है। फोकस दूरी हो गई, मुख्य फोकस। हाँ, अब ये लाइन, ये पूरी लाइन जो होती है, देखिए मैंने सीबी को क्या बोला? वक्रता त्रिज्या। यहां से यहां तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोला। लेकिन अगर इस लाइन की बात करें तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है, अगर हम सीपी ही मान लें तो सीपी को हम और बोल सकते हैं क्या? हमने नाम दिया सीपी, तो इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष के नाम से इसको जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने बता दिया आपको कि इसको मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। अब क्या है? अब इसमें ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं बचा जो आपको जानना है। अगर आप एक एक पॉइंट को याद कर लेते हैं तो आगे जो इस पे सवाल बनने वाले हैं या फिर जो भी इसका फिगर बनने वाला है बहुत इजीली समझ जाएंगे। ये हमारा अवतल दर्पण था, इसमें ये कौन सा है? उत्तल दर्पण। एक चीज और आपने देखा होगा, अवतल दर्पण से जब किरणें परावर्तित हो रही हैं, यहाँ पे देखिए जब परावर्तन हो रहा है तो क्या हो रहा है? एक बिंदु पर मिल रही है। तो हम कह सकते हैं क्या कि अवतल दर्पण की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है कि जब किरणें उस पर परावर्तित होती है तो एक बिंदु पर मिलती हैं, और मिल रही है इसका मतलब वास्तविक तरह से मिल रही है, डायरेक्ट मिल रही है ना। यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण में, अगर आप उत्तल दर्पण में देखेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी है किरणों को फैला देता है। ये क्या करता है? किरणों को एक केंद्र पे लाकर जुड़ा देता है और यहाँ पे फैला दे रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टी है किरणों को फैलाना। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या हुआ, हमने क्या किया, अगर ये फैल रहा है तो अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं, यहाँ पे देखेंगे तो मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया हुआ है, अगर इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो एक पॉइंट पे मिल रही है, क्या हम इसको फोकस बोल सकते हैं? जब इसमें फोकस था तो वहां पे इसको भी तो फोकस बोला जा सकता है, बोला जा सकता है कि नहीं? ठीक है, जब हमारा फोकस है तो एक चीज और, फोकस के डबल लेते हैं हम किसको? वक्रता केंद्र को। मान लीजिए ये हमारा डबल हो गया, ये हमारा क्या होगा? वक्रता केंद्र। तो जो चीज इसमें थी यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? पी, ध्रुव हो जाएगा। दोस्तों ये पी से सी तक की दूरी मुख्य अक्ष हो जाएगी, पी सी को मुख्य अक्ष बोल देंगे, यहां से यहां तक की दूरी को हम बोल देंगे वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इस केंद्र को वक्रता केंद्र, इसको फोकस कहेंगे, मुख्य फोकस या फिर फोकस, और यहां से यहां तक की दूरी को फोकस दूरी। अगर हम देखें इसको, अगर हम M1 M2 दो पॉइंट नाम ले लें, इसको मान लीजिए मिरर है तो हम ले लेते हैं M1 और M2। तो दोस्तों यहाँ पे जो M1 और M2 है उसको कहेंगे दर्पण का द्वारक, बस और कुछ नहीं। दोस्तों ये सारी चीजें होती हैं जो एक दर्पण में जब परावर्तन होता है, जब नियम हम पढ़ते हैं, जब इमेज बनाते हैं, इन चीजों को देखना पड़ता है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी आपको अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें फोकस दूरी क्या है, कोण क्या है, सब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे और आगे हम जानेंगे कि इसमें और क्या क्या हो सकता है। तो अब तक हमने सारे कंपोनेंट को देख लिया है कि दर्पण के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। अब देखते हैं कि कैसे हम प्रतिबिंब बनाते हैं दर्पण का यूज करके। जैसे में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अवतल दर्पण लिया है, ठीक है, अवतल दर्पण लिया, और इससे हम देखेंगे कि प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होते हैं। दोस्तों प्रतिबिंब बनाने के बेसिकली 3 ही नियम है। अगर आप 3 नियम जान जाओ तो प्रतिबिंब आप आराम से खींच लोगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा समझा दे रहा हूं अभी आपको। देखिए ये क्या था, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अच्छा अब देखिए 3 नियम वो कौन कौन से हैं। पहला जब क्या है, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, ठीक है, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो। थोड़ा मैंने छोटा लिखा है तो देखिए, अब मुख्य अक्ष के समांतर, भाई मुख्य अक्ष होता क्या है पहले ये तो जाने। ये क्या था हमारा, ध्रुव था, क्या था, पोल या फिर ध्रुव, पी हमने दिखाया था इसको, ठीक है। इसके बाद से हमने एक पॉइंट लिया था जिसको बोल दिया था सी। ये क्या है हमारा, वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र की यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या कह रहे थे, वक्रता त्रिज्या, और इस लाइन का जो नाम है उसका नाम है मुख्य अक्ष। तो क्या बोल रहा है, जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, मतलब कि जो प्रकाश की किरण आ रही है वो इस तरह की कुछ आएगी, समांतर का मतलब
ठीक है, कुछ इस तरह से आएगी। ठीक, जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी, इसके आधे पे क्या होगा, हमारा फोकस होगा आधे पर फोकस। नियम यही कहता है भाई, C = हमारा f/2 होता है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि जो वक्रता त्रिज्या होती है उसका आधा होता है हमारा फोकस दूरी। अच्छा, अब देखिए, जब यहाँ पे परावर्तित होगी किरण तो नियम ये है इसका पहला कि परावर्तन के पश्चात, देखिए मैंने कैसा बना दिया, अगर आप इसको सीधा देखेंगे तो परावर्तन के पश्चात कुछ इस तरह से आपकी ये किरण निकल जाती है। मतलब क्या हुआ, पहला नियम आप कैसे लिखेंगे, ये देखिए, परावर्तन के पश्चात पहला नियम आप यही लिखेंगे कि जब हमारी किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, आपतित किरण है ये, जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। पहला नियम ये सब में काम करेगा। तो दूसरा नियम हमारा ये है कि जब किरण मुख्य फोकस पे हो, जब किरण मुख्य फोकस से होकर निकले या फिर जाए। ठीक है, मतलब जो आपतित किरण है वो मुख्य फोकस से होकर जाए। यहाँ पे देखिए, ये हमारी कौन सी किरण है भाई, मुख्य फोकस से आ रही है, आपतित किरण है। कहाँ जाएगी वो सीधा निकलेगी हमेशा, हर केस में मुख्य अक्ष के समांतर, ये कुछ इस तरह से निकल जाएगी। ठीक है, दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम जो आपको याद करना है वो है कि जब किरण वक्रता केंद्र, ठीक है, जब वक्रता केंद्र से होकर क्या हो, निकले, जब किरण वक्रता केंद्र से होकर निकले तब क्या होगा। इस केस में क्या होगा, जब भी किरण, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है, जब भी किरण वक्रता केंद्र से होकर निकलती है तो क्या होता है कि ये हमारी आने वाली किरण थी, इधर से आ रही है, यहाँ से यहाँ पे टकराएगी, परावर्तन के पश्चात यहाँ से आ रही थी, परावर्तन के पश्चात उसी रेखा पर लौट जाती है, मतलब उसी पथ पर, उसी लाइन पर रिटर्न हो जाती है। ठीक है, ये होता है तीनों हमारा बेसिकली दर्पण का प्रतिबिंब बनाने का नियम। अब इसमें एक कंडीशन क्या है, जब भी आप प्रतिबिंब बनाएंगे, जब भी आप दर्पण के थ्रू प्रतिबिंब बनाएंगे, आपको इनमें से केवल 2 नियमों का पालन करना है, कोई 2 नियम लेना है। हो सकता है पहला दूसरा लो, हो सकता है पहला तीसरा लो, या फिर दूसरा तीसरा, बस तीनों एक साथ कभी नहीं लेंगे, ये चीज आप याद रखिएगा। अब इसमें प्रतिबिंब बनने के कई सारे कंडीशन है, जैसे वस्तु जब अनंत पर हो, वस्तु फोकस पर हो, वस्तु वक्रता त्रिज्या पर हो, वस्तु वक्रता त्रिज्या तथा फोकस के बीच हो, या फिर वस्तु फोकस और पोल के बीच हो। इतने सारे केसेस बनते हैं जिसमें हम देखेंगे कि इमेज हमारा कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरह का इमेज बन रहा है, क्या इमेज हमारा बड़ा बन रहा है, आभासी बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ये सारे चीज हम देखने वाले हैं आगे। तो आइए देखते हैं अब एक एक करके। तो जब हमारी वस्तु अनंत पर हो, पहला कंडीशन है प्रतिबिंब बनाने का, जब हमारी वस्तु अनंत पे हो। देखिएगा, मैं अवतल दर्पण लेके चल रहा हूं, बेसिकली इसी को लेकर के चलते हैं, इसी को लेकर के आपको ज्यादातर सवाल भी पूछा जाएगा, उत्तल दर्पण का भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे अब देखिए, वस्तु हमारी अनंत पर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, बाहर से पेंट है, ठीक है, बाहर से जब पेंट होगा तो अवतल दर्पण होगा। ये हमारा हमने खींच दिया, क्या, मुख्य अक्ष खींच दिया, ये हमारा P हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि हमारी वस्तु अनंत पे, अनंत का मतलब क्या हुआ, अनंत का मतलब ये हुआ कि हमें दूरी पता नहीं है, तो मान लेते हैं हमारी जो किरण आएगी वो क्या आएगी, इसके समांतर। मान लीजिए एक किरण इधर से आई, एक किरण इधर से आई, प्रकाश की किरण, ठीक है, ठीक, ये किरण यहाँ पे हमारा क्या था, वक्रता केंद्र था, और इसके जस्ट आधे पे क्या था, फोकस था। ठीक है, अब नियम क्या कहता है, पहला नियम यही तो कहता है, जब हमारी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो जो हमारा इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, वो हमेशा जो किरण बनेगा वो हमेशा मुख्य फोकस से हो करके गुजरेगा, कहता है नियम के अनुसार चलेंगे तो यही हमारा नियम कहता है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने एक चीज और बताया था आपको कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे दो किरणें एक दूसरे को आपस में काटती हैं या फिर विभाजित करती हैं, वहीं पे हमारी इमेज बनेगी। तो यहाँ पे इमेज बन रहा है, किस तरह का इमेज बन रहा है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, यहाँ पे किरणें वास्तव में मिल रही हैं। तो हम कह सकते हैं जो इमेज की प्रकृति होगी वो प्रकृति क्या होगी, इमेज की जो प्रकृति होगी क्या होगी, वास्तविक होगी। हमारा जो इमेज होगा वास्तविक होगा। दूसरा क्या, इमेज वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु का तो हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए इमेज तो एक बिंदु आकार का बन रहा है, तो हम कहेंगे बिंदु आकार का। कितना बड़ा बनेगा, बिंदु आकार का, ठीक है, बिंदु आकार का।
उसके बाद बन कहाँ रहा है, तो कहाँ बन रहा है, फोकस पर, फोकस पर या फिर मुख्य फोकस पर, या फिर मुख्य फोकस पर। यही आपको लिखना है बस इमेज बना के। तो पहला हमने देखा कि जब हमारी वस्तु अनंत पर थी तो जो इमेज बन रहा था वो बिंदु आकार का बन रहा था। अब दूसरा केस, अनंत के बाद हम थोड़ा सा आगे लेके आएंगे और रखेंगे वस्तु को वक्रता केंद्र पर, ठीक है, वक्रता केंद्र पर। अब इस पे रख के चेक करते हैं कि इमेज कहाँ पे बन रही है। तो देखिए ये हमारा हो गया क्या, अवतल दर्पण, ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया इस तरह का। यहाँ पे हमने क्या किया भाई, बीच में मिडिल पॉइंट पे रख दिया पी को, यहाँ से एक लाइन खींच दी। ये हमारा क्या होगा, हम कहाँ रख रहे थे वस्तु रख रहे थे वक्रता केंद्र पर। मान लीजिए हमारा वक्रता केंद्र है, इसको मिटा लीजिए, ठीक है। ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र। इसके जस्ट आधे पे क्या होगा, मुख्य फोकस होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इमेज जो हमारी वस्तु रखी जा रही है वो कहाँ पे रखी जा रही है, वक्रता केंद्र पर। मान लीजिए वस्तु का नाम मैं दे देता हूँ, इस पॉइंट को ले लेता हूँ वस्तु के O और इसका O डैश, ठीक है, ले लिया। अब देखिए दो नियम अप्लाई करेंगे प्रतिबिंब बनाने के। पहला, जब हमारी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हो, ठीक, जब हमारी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हो, ठीक, तो क्या होगा, परावर्तन के पश्चात ये किरण हमेशा थोड़ा टेढ़ी बन गई है थोड़ी सी, आप देखेंगे परावर्तन के पश्चात हमेशा ये फोकस से होके गुजरेगी। दूसरा लगा लेते हैं नियम, दूसरा लगाते हैं, जब हमारी किरण फोकस से होके जाती है, फोकस से होके गई तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, अगर हम देखें तो ये हमेशा गुजरेगी कहाँ से, ये कुछ यहाँ से गुजरेगी, ठीक है, हमेशा इसके समांतर ही आके निकलेगी। अब ये देखिए, अगर आप देखते हैं ध्यान से, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। तो ये जो इमेज बन रहा है हमारा, इमेज जो बनेगा हमारा, ये इमेज हम आई मान लेते हैं, इसको आई मान लेते हैं, इस पार्ट को, इसको आई डैश मान लेते हैं। इमेज हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। तो हम प्रकृति में लिख सकते हैं कि जो वस्तु का प्रकृति है, इमेज की प्रकृति है, हम लिख सकते हैं कि जो इमेज हमारी क्या बन रही है, वास्तविक बन रही है, ठीक है, वस्तु के बराबर बन रही है, वस्तु के बराबर। और कहाँ पे बन रही है, तो भाई वक्रता केंद्र पर हमारी इमेज बन रही है, वक्रता केंद्र पर बन रही है, ठीक है। ये था आपका वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रहेगी। आगे हमने दो केस पढ़ लिए, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा केस ये है, तीसरा हमारा जो होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस क्या, फोकस के बीच हो, ठीक है। अब तक वक्रता केंद्र पर थी, अब इसके बीच आएगी तब क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा मुख्य फोकस है, मुख्य अक्ष है, ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र C, इसके आधे पे हमने क्या लिया, F, फोकस, मुख्य फोकस। अब क्या बोल रहा है, वस्तु हमारी यहाँ पे कहीं है, आधा तो है नहीं, ये हम आधा लेके चलेंगे इसको, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा आधा हो गया, ठीक है। जब हमारी वस्तु यहाँ पे होगी तब इमेज हमारा कहाँ बनेगा और किस तरह का बनेगा देखते हैं, ठीक है। इस केस में होगा क्या, पहले हम क्या ले आते हैं, पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, लेकर के आते हैं, कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से, ठीक है, बढ़ा लीजिए थोड़ा, ठीक है, मुख्य फोकस से होके गुजर रही है, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, दूसरा कंडीशन ये कहता है कि जब हमारी किरण मुख्य अक्ष से होकर आती है, मतलब आपतित किरण जो है, तो परावर्तन के पश्चात इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर कहीं निकल जाती है। तो आप देखेंगे ये हमारा क्या बन गया, इमेज बन गया, यहाँ पे काट रही है, ये हमारा आई डैश हो गया, ये हमारा आई हो गया, मैंने इमेज का नाम दे दिया, ठीक है। तो इमेज देखिए, अगर इस बार देखेंगे तो इमेज बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो अब प्रकृति में क्या लिखेंगे, वास्तविक तो बन ही रहा है हमारा, वास्तविक बन रहा है ना, कहाँ पे बन रहा है, अगर मैं पूछूं आपसे बन कहाँ रहा है, देखिए वक्रता केंद्र के इधर की जो भी दूरी होगी ना, हम उसको बोलेंगे अनंत, ठीक है। इधर का जो दूरी है वो अनंत ने कब्जा कर लिया है, ठीक है भाई, इतना दूरी बस है अनंत, वक्रता केंद्र का यही बस है,
इसके पहले की दूरी वक्रता केंद्र की दूरी और ये हो गया फोकस दूरी, ठीक है। तो इसके बाद की दूरी अनंत। तो हम बोलेंगे जो हमारा इमेज है वो कहाँ बन रहा है, अनंत पर, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच यही तो बन रहा है। अनंत इधर होगा, वक्रता केंद्र इसके बीच में बन रहा है। अच्छा, अब क्या, किस तरह का इमेज बन रहा है, तो वास्तविक बन रहा था। उल्टा बन रहा है या सीधा, तो भाई उल्टा बन रहा है। उल्टा एवं वस्तु से क्या हो रहा है, बड़ा। आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, वस्तु के उल्टा बना और वस्तु से बड़ा है। ये हो गया जब आपकी वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच होगी। आगे वाला केस देखते हैं। आगे वाले केस में क्या होगा, अब हमारी इमेज यहाँ आ चुकी है, अब यहाँ से उठा के हम फोकस पे रखेंगे। तो जब हमारी वस्तु, इसको मिटाएंगे और लिखेंगे, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, जब ऐसा होगा तब क्या होगा, देखिए। पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं। जब वस्तु मुख्य फोकस पे होगी तो ठीक है, ये हमारी इमेज थी, ये हमारा फोकस था, ठीक है। अब हमने क्या किया, वस्तु को यहाँ पे ला करके रख दिया, ठीक है। यहाँ से उठाया और उठा के थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। अब देखते हैं हमारी इमेज कहाँ बनती है। हमारा वक्रता केंद्र था, वहीं रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा। यहाँ से किरण जाएगी, आपतित किरण, ठीक है। कहाँ से होके गुजरती है, कहाँ से होके गुजरेगी भैया, मुख्य फोकस से गुजरेगी ना। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी, ठीक है। अब एक बात बताइए, क्या हम मुख्य फोकस वाला ले लें? मुख्य फोकस वाला लेंगे तो यहाँ कट कर रही है, फिर यहाँ पे कट कर रही है। इसका मतलब हम क्या लेंगे, अब किरण लेंगे ये वाली, दूसरा तीसरा, मैंने बोला था ना तीनों मेथड में से 2 मेथड लेंगे, अब लेंगे ये वाले मेथड, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, आ रही है, इसी पर लौट जाएगी। यही बताया था मैंने ना कि सॉरी, यही बताता है ना कि जब वक्रता केंद्र से कोई किरण आती है तो परावर्तन के पश्चात उसी पे लौट जाती है। तो यहाँ पे कहीं ये कट कर रहे हैं, अभी क्या हो जाएगा, यहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बन गया, इमेज, ये आई और ये आई डैश, ठीक है, इमेज बन गया। अब देख रहे हैं आप इमेज, तो इमेज क्या है, इस केस में इमेज क्या है, देखिए कहाँ पे बन रहा है, कैसा है, ठीक है। अगर इस केस में आप देखेंगे तो इमेज जो आपका बन रहा है वो बन रहा है क्या, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ठीक है। तो कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, वास्तविक तो बन ही रहा है। क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है, उल्टा तथा वस्तु से क्या बन रहा है, छोटा बन ही रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वस्तु जो इतनी बड़ी है उससे छोटा बन रहा है, इसको O और O डैश मान लीजिए, ठीक है, बन रहा है, उल्टा हो गया, छोटा हो गया। अब क्या बचा, अब आपका बचा कि कहाँ पे बन रहा है, बन कहाँ रहा है, तो भाई वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, ये हो जाएगा आपका इमेज की प्रकृति हो जाएगी इस केस में। अब हम वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस वाले को आप याद रखिएगा, ये बड़ा कंफ्यूज करता है, ठीक है। जब हमारी वस्तु, चौथा हमारा हो जाएगा, ठीक है, जब हमारी वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव मतलब पोल के बीच हो, इस केस में क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे, वस्तु के यहां से उठाएंगे और इनके बीच में रखेंगे। लेट्स ट्राई, क्या होता है देखते हैं। हाँ, तो देखिए इस केस में क्या होता है, जब हमारी वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में है, तो देखिए पहला हम क्या करेंगे, पहला नियम लेंगे, समांतर। अब ये कहाँ से गुजरेगा, हम जानते हैं कि जब भी समांतर हम किरण आती है तो भाई ये गुजरती कहाँ से है, ये यहाँ से कुछ तरह से गुजर जाती है परावर्तन के पश्चात। अब यहाँ से तो गुजर गई, अब कौन सा बचा, अब हम लेंगे वक्रता केंद्र वाला नियम, ठीक है। तो जब वक्रता केंद्र से कोई किरण गुजारेंगे आप, तो कुछ इस तरह से हो करके जाती है, ठीक है। आप देखेंगे इस तरह से होके जा रही है यहाँ पे,
और हम जानते हैं जो भी किरण वक्रता केंद्र से जाती है परावर्तन के पश्चात रिटर्न आ जाती है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि क्या ये कहीं पर भी मिल रहे हैं, ये आप अनंत तक बढ़ा लीजिए कहीं पर भी मिलेंगे नहीं। बस यही एक इकलौता केस है जब आप अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाते हैं तो वो प्रतिबिंब उल्टा नहीं, वो प्रतिबिंब आभासी बनता है। अब देखिए वस्तु से बड़ा भी बनेगा, देखिए कैसे बनेगा। इनको तो हमें मिटाना पड़ेगा क्योंकि अब ये काफी आगे जाएंगे। देखिए कैसे, इसको हम मिटा देते हैं। अगर हम पी को इधर नोट डाउन कर लें तो हम ऐसे कुछ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बढ़ा लिया हमने। इस लाइन को आप आगे लेके जाते हो, ठीक है, आगे लेके जाते हो, ठीक है, आगे जाते जाते एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे ये क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। इस पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। ये हमारा आई है, ये हमारा आई डैश है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या ये मिल रहे हैं, क्या ये मिल रहे हैं? नहीं, ये मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि मिलते तो इधर मिलते ना, वास्तविक होता तो हम अब कह सकते हैं जो ये इमेज बना है इस कंडीशन में जब हमारी वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच है तो जो इमेज बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है? बन रहा है दर्पण की दूसरी तरफ। क्या बन रहा है? आभासी बन रहा है, आभासी। ठीक है, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा तथा सीधा बनेगा। क्या बनेगा? सीधा बनेगा। ठीक है, अगर आप लोगों को मैंने ये सारे जो भी लिखवाया है तो एक आप टेबल इससे क्रिएट कर सकते हैं जो आपको प्रकृति दिखा देगा कि इमेज जब अवतल दर्पण से बनता है तो किस तरह का इमेज बनता है। ठीक है, बस इतने ही केसेस हैं जिससे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। अब उत्तल दर्पण के एक दो केस हैं, उसको हम देख लेते हैं कि कैसे उत्तल दर्पण से भी प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के केवल दो ही केस हैं, क्योंकि इस दो केस के अलावा अगर हम वो जो चारों केस, 4 या 5 केस जो भी थे अवतल दर्पण में हमने यूज किया, उस तरह से हम केस अपनाते हैं ना, तो केवल दो ही कंडीशन में जो इसमें बन रहे इमेज वो सारे इमेज ऐसे ही बन जाते हैं, मतलब दो ही कंडीशन में सारे फुलफिल हो जा रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं वस्तु जब अनंत पर हो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनेगा। माफ कीजिएगा, मैंने पहले डाला नहीं था हेडिंग की अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, मैंने दर्पण से प्रतिबिंब बनने का नियम और डायरेक्ट बता दिया था। आप हेडिंग डाल लेना, ये दूसरा हेडिंग है, पहला हेडिंग डाल लेना अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, फिर उसके बाद चारों नियम आप राइट डाउन कर लेना। उसके बाद देखिए जब हमारी वस्तु अनंत पे हो उत्तल दर्पण में तब क्या होगा, इस केस में क्या होगा एक बात बताइए। मैंने आपको बताया था वक्रता केंद्र क्या होगा भाई, यहाँ पर कहीं होगा, इसके बताया था मैंने पहले भाई। फोकस दूरी तो हमारी इधर ही कहीं होगी, इसके आधे पर फोकस दूरी हमारी इधर कहीं होगी। ठीक है, हम वस्तु रखेंगे क्या हम वस्तु अपना उधर रख सकते हैं? नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉलिश्ड है तो हमारा परावर्तन होगा ही नहीं। इस वजह से हमें वस्तु इधर ही रखना है ना, तो हम वस्तु इधर कहीं रखते हैं। अनंत की बात करी जा रही है ना, तो इधर का मान लीजिए हमने अनंत पे कोई वस्तु रखी है। ठीक है, प्रकाश की किरण हम किधर से ले जाएंगे? अनंत पे मान लीजिए कोई वस्तु रखी है, प्रकाश की किरण तो इधर ही से जाएगी। ठीक है, जब प्रकाश की किरण इधर से जाएगी, ठीक है, होगा क्या? जब प्रकाश की किरण दर्पण पर इसके मुख्य अक्ष के समांतर पड़ती है, ये हमारा P है, यही हमारा मुख्य अक्ष है, समांतर पड़ती है तो क्या होता है? फोकस से होकर गुजरती है। फोकस कहाँ है हमारा? यहाँ पे, दर्पण के दूसरे साइड है, इसलिए गुजरेगी नहीं, गुजरती हुई प्रतीत होगी। गुजरती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे कट कर रही हैं, तो उत्तल दर्पण से क्या होता है? क्या आपने देखा कि जब उत्तल दर्पण पे वस्तु हमारे अनंत पर होती है तो परावर्तन के पश्चात वो इमेज कहाँ बनाती है? फोकस पर, मुख्य फोकस पर बनती हुई प्रतीत होती है। तो इस केस में हम अगर प्रकृति लिखेंगे, अगर हम प्रकृति के बारे में बात करें, इमेज की प्रकृति, तो क्या होगा? साइज की बात करें तो क्या होगा भाई? बिंदु आकार का होगा, बिंदु आकार का। दूसरा क्या होगा? आभासी होगा, आभासी होगा। ठीक है, और कहां बनेगा? मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। तो अब देखते हैं दूसरा कंडीशन जो कि लास्ट कंडीशन है उत्तल दर्पण का, कि जब हमारी वस्तु अनंत और
पोल अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रखें तो क्या बनेगा, इस कंडीशन में देखते हैं। यही हमारा लास्ट कंडीशन है उत्तल दर्पण के लिए। जब हमारी वस्तु अनंत तथा कहां पे होनी चाहिए, तथा पोल या मतलब ध्रुव के बीच कहीं पर भी हो, बीच कहीं पर भी हो, इस कंडीशन में हमारा इमेज कहां बनेगा। देखिए दोस्तों, इस कंडीशन में हमारा इमेज बनेगा। देखिए पहला, जब हमारी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो हम जानते हैं उत्तल दर्पण की प्रकृति क्या होती है कि किरणों को फैला देना, एक पॉइंट पर लेके नहीं जाना, किरणों को फैला देना, कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से निकलेगा, ठीक है। अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये फोकस से होके गुजरेगा, और नियम भी यही कहता है कि मुख्य अक्ष से आने वाली समांतर किरणें मुख्य फोकस से ही होके जाती हैं, तो यहाँ पे जाती हुई प्रतीत हो रही, हो गया। दूसरा नियम कौन सा लगाएंगे, दूसरा नियम ये लगाएंगे कि जब हमारी किरण वक्रता केंद्र से होके जाएगी, तो भाई वक्रता केंद्र से जाने के लिए हमारी वक्रता केंद्र इधर है, तो आभासी बन रहा था, सीधा बन रहा था, वस्तु से छोटा, और ये क्या बन रहा था, ध्रुव और फोकस के बीच, क्या बोलेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच। बस आपकी प्रकृति हो गई, इमेज किस तरह का बन रहा है आपने लिख दिया। अब आगे आपका एक टॉपिक रह जाता है दर्पण का सूत्र। चलिए देख लेते हैं दर्पण का कौन सा सूत्र है जिसपे कुछ न्यूमेरिकल है उसको हम लगाएंगे। दर्पण के सूत्र की अगर हम बात करें तो देखिए दर्पण का जो सूत्र होता है दर्पण का सूत्र लिख सकते हैं, दर्पण नहीं, आप ऐसे लिखिए, उत्तल दर्पण अथवा अवतल दर्पण। तो दर्पण के लिए सूत्र होता है जिसपे हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए यही सूत्र होता है, ठीक है। दोनों के लिए सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है दोस्तों। ये होता है आपका दर्पण का सूत्र। इस सूत्र पर हम निकालने वाले हैं, न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे ये देखने वाले हैं। अब देखिए ये सूत्र क्या है, इसमें अब देखिए क्या है, यहाँ पे जो f है वो है आपकी फोकस दूरी, यहाँ पर f जो है आपकी फोकस दूरी है। v हम देखें तो ये क्या है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी या फिर ध्रुव से दूरी, ठीक है। और u वस्तु की दर्पण से दूरी, ठीक है। यहाँ इनकी दूरी है और हम इन तीनों चीजों का मान निकालेंगे। एक चीज और रह जाती है, रेखीय आवर्धन। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेखीय आवर्धन, ठीक है। रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो रेखीय आवर्धन को हम m से दिखाते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है v/u, माइनस का v/u, ठीक है। मतलब क्या होता है, यहाँ पे v क्या है दोस्तों, यहाँ पे v है वस्तु की लंबाई, सॉरी प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। यहाँ प्रतिबिंब की दूरी से मतलब था। अब देखिए अगर मैं इसका इमेज बनाऊं कुछ इस तरह का, मान लीजिए हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। ये हमारा अवतल दर्पण है। अगर मान लीजिए कोई वस्तु हमारी यहाँ पे क्या है, वस्तु रखी हुई है, ठीक है। हम ले गए, फोकस से होके निकाले, ठीक है। दूसरी कोई किरण लेके, मान लीजिए हमारी वक्रता केंद्र यहाँ पे थी, ठीक है। तो यहाँ से गई हमारी, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कहीं इमेज बनी, ठीक है। ये जो इमेज बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये वाली v होगी, ये जो v होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, और u क्या होगा, u होगा जो हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, ये वाली u होगी। आवर्धन में क्या होगा, आवर्धन में हम लंबाई की बात करें, इस लंबाई की और इस लंबाई की, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई। देखिए तो क्या हम लिखेंगे, प्रतिबिंब क्या लिख रहा हूं, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ठीक है।
अब इसका डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि किसी भी दर्पण का रेखीय आवर्धन उसके प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को कहते हैं। दोस्तों यही इसका होता है डेफिनेशन और ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला आप याद रखिएगा क्योंकि इसका हम इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल में, जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने पूरा कॉन्सेप्ट देखा दर्पण के परावर्तन का, गोली दर्पण होता क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने सीखे और कैसे प्रतिबिंब बनता है, ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। अगले वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि जो न्यूमेरिकल पार्ट रह जा रहा है इस चैप्टर का वो कैसे सॉल्व करेंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।